हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और कंटिन्यू करते हैं अपनी जियोग्राफी की लेक्चर की सीरीज को। दोस्तों आज मैं बात करूंगा क्लाइमेटोलॉजी को लेकर, यानी जलवायु विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेवल कैसी हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेजोस्फियर है, आइनोस्फियर है, एक्जोस्फियर है। साथ ही साथ दोस्तों आइसोलेशन क्या होता है, एयर प्रेशर बेल्ट क्या होती है, विंड कितने टाइप की होती है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, फ्रंट क्या होती है, साइक्लोन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सारी बातें डिस्कस करूंगा दोस्तों। बस आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, ठीक है। अब पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों इसमें टेम्परेचर को लेकर, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो 5 लेयर पाई जाती हैं, जब भी हम ऊपर को जाएंगे तो कभी जो टेम्परेचर होता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। ये आपको चार्ट दिखाया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको स्टेटमेंट में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप दोस्तों यूपीएससी किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ, सीडीएस और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो क्लाइमेटोलॉजी विज्ञान है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जलवायु विज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए दोस्तों इसमें जो हमारा टेम्परेचर जोन है, कि टेम्परेचर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कब इंक्रीज होता है। जैसे हम मैं इसकी बात करूं टेम्परेचर की, ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होते हैं हम। ट्रोपोस्फेयर से जब स्टार्ट होंगे दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर दोस्तों डिक्रीज होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर से लेते हैं तो हम मेजोस्फेयर पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, कभी घटता जाएगा, कभी बढ़ता जाएगा। तो ये दोस्तों फिनोमिना बनता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ हम जाते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों हमारे टेम्परेचर में, हमारे वायुमंडल को लेकर। दोस्तों हमारे वायुमंडल में कुछ गैसेस पाए जाते हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही दोस्तों नाइट्रोजन का भी कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आप इसमें देखिए जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन दोस्तों पाई जाती है 20%, आर्गन पाई जाती है 0.93%, ठीक है। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार का जो क्रम है, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी जो गैसेस होती हैं उसके क्रम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रख लेना है, इसको अपने माइंड में अच्छे से उतार लेना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो 5 लेयर मैंने आपको बताई, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, और मेजोस्फेयर के बारे में, आइनोस्फेयर के बारे में, एक्सोस्फेयर के बारे में। पहले मैं बात करूंगा दोस्तों ट्रोपोस्फेयर के बारे में, यानी अक्षोभ मंडल क्या होता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, और दोस्तों ये जिसकी औसत ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर की होती है। लेकिन दोस्तों ध्रुवों पर ये कम होती है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। और दोस्तों विषुवत रेखा यानी हमारे इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर होती है। 18 और 8 कितने हो गए, 18 और 8 26 हो गए। 26 का दोस्तों अगर हम औसत निकालेंगे तो 13 आएगा। तो टोटल मतलब एवरेज जो हाइट होती है दोस्तों इसकी ट्रोपोस्फियर की, वो 13 किलोमीटर होती है। प्रति किलोमीटर की ऊंचाई के साथ दोस्तों यहाँ का जो तापमान होता है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है, जिसे सामान्य ताप का ह्रास दर कहते हैं, ठीक है। और मौसमी घटनाएं दोस्तों इसी मंडल में सबसे ज्यादा होती है। जैसे इसी कारण से वायु यातायात के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। यह मंडल दोस्तों लगभग 75% तत्वों को अपने समाविष्ट किए है। यह वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक सघन स्तर है। अक्षोभ मंडल की दोस्तों ऊपरी सीमा का जहां जो हमारे इक्वेटर है उसका तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं दोस्तों यह ध्रुवों पर -46 सेंटीग्रेड पाया जाता है, ठीक है। आपको टेम्परेचर के बारे में भी जानना है, और आपको जो हमारी औसत ऊंचाई है जो हमारी ट्रोपोस्फेयर के अंदर वो भी आपको जाननी है। दोस्तों जो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर घटनाएं घटती हैं ये आपको दिखाई दे रही होगी। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही दोस्तों जो बादल बनते हैं और वर्षा भी वहीं पर होती है। जैसे एयर बलून भी दोस्तों ट्रोपोस्फेयर के अंदर उड़ते हैं, और जो हमारे जो एरोप्लेन है वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही उड़ाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर चलते हैं दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की यानी समताप मंडल की। यह अक्षोभ सीमा द्वारा अक्षोभ मंडल से अलग होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह विस्तृत होता है। समताप मंडल में दोस्तों ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। जो मैंने आपको पहले जो आपको चार्ट दिखाया था उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि पहले तापमान घटता है फिर तापमान बढ़ता है। अब दोस्तों जो तापमान है वो समताप मंडल में ऊपर जाने पर बढ़ेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका कारण दोस्तों होता है ओजोन गैसों की मौजूदगी, क्योंकि दोस्तों ये आपको ओजोन लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसके कारण दोस्तों जो तापमान होता है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। यह मंडल दोस्तों जलवायु घटनाओं से मुक्त होने के कारण वायु यातायात के लिए आदर्श माना जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों मेसोस्फीयर की यानी मध्य मंडल की। ये जो दोस्तों होता है मध्य
मध्य मंडल होता है। दोस्तों आपको देखा होगा, कभी ना कभी आपने खबरों में भी सुना होगा कि एक पिंड टूटकर किसी ग्रह से टूटकर वो पृथ्वी की ओर चल दिया है, लेकिन दोस्तों वो नहीं आ पाता है। वो इसके कारण नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। इसका जो विस्तार है दोस्तों लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तापमान में दोस्तों यहाँ पर कमी मिलती है और तापमान दोस्तों ऊंचाई की घटकर लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आयन मंडल की यानी कि थर्मोस्फेयर की। ठीक है, यह तापमान यानी कि तापमंडल भी इसको कहा जाता है और इसका विस्तार 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह मंडल में दोस्तों विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है और पृथ्वी में जो दोस्तों हमारे जो सैटेलाइट हैं उनके द्वारा रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। वहीं पर दोस्तों हमारे जो टेलीविजन होते हैं वो कार्य करते हैं। ध्रुवीय प्रकाश यानी कि अरोरा यहीं पर उपस्थित होते हैं, जो आपको फिनोमेना एक दिखाई देता है जो पोल पर दिखाई देता है। अरोरा जैसा टाइप का हरे हरे कलर का दोस्तों ऐसी हवाई से चलती है, वो अरोरा बनता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश भी ऐसे ही रूप दोस्तों कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं हमारे थर्मोस्फेयर में यानी कि आयन मंडल में, आयनोस्फेयर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए क्योंकि इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको ये सैटेलाइट हमारी दिखाई दे रही होगी और अरोरा आपको बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर का एक मंडल है जहां वायु अत्यंत विरल होती है। इसका जो विन्यास होता है 400 किलोमीटर की और बाहरी ऊंचाई पाई जाती है। जो हमारे दोस्तों बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जो पूरी अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होती है वो यहीं पर छोड़ी जाती है। यहाँ पर का छोड़ने का क्या मतलब है कि पूरी पृथ्वी को वो कवर करती है। दोस्तों जो हमारे देश के अंदर गूगल का जो जीपीएस सिस्टम कार्य करता है वो 36,000 किलोमीटर ऊपर बैठी सैटेलाइट के द्वारा कार्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं इंसोलेशन की। इंसोलेशन क्या होती है दोस्तों, पृथ्वी जो लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण को प्राप्त करती है। जो हमारी सौर विकिरण होती है, जो हमारी जो सोलर लाइटें होती हैं दोस्तों, वो हमारी जो पृथ्वी होती है उसको एब्जॉर्व कर लेती है और पृथ्वी तल के द्वारा दोस्तों उनको कुछ को रिलीज कर दिया जाता है, मतलब उसको कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और कुछ को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं इसी को कहा जाता है दोस्तों सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। पृथ्वी के जो निश्चित क्षेत्र होते हैं, किसी निश्चित समय में सौर विकिरण का जो अंश प्राप्त किया जाता है उसको सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसके विषुवत रेखा तथा सूर्य किरणें की होती हैं वो सबसे ज्यादा जो हमारी इक्वेटर है उस पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों ऊंचाई बढ़ती है वहां की जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो वहां पर सही से जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं पहुंच पाती है। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है। इक्वेटर पर ही दोस्तों सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, सूर्य तप देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव इसकी घूर्णन की परिक्रमा की गतियों के कारण विषुवत रेखा को छोड़कर शेष भागों में भी दिन की अवधि में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बात की दोस्तों इसमें आइसोलेशन के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात करते हैं, इसमें जो प्रेशर बेल्ट है, जो हमारी वायुदाब की जो पेटियां हैं वो कहां कहां पर हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वायुदाब होता क्या है। धरातल पर दोस्तों सागर या तल के जो प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले को भार को वायुदाब कहते हैं। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों में मिलने वाली या मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा यानी कि आइसोबार कहते हैं। इस रेखाओं को दोस्तों परस्पर दूरी या वायुदाब की दाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट के को भी दर्शाती है। और जो पृथ्वी होती है दोस्तों उसके तल का सर्वाधिक वायुदाब होता है। दोस्तों ऊंचाई के साथ साथ यह घटता जाता है और इसको जो माप होती है इसको मापा काय में जाता है, मिली बार में मापा जाता है। इससे मापता कौन है दोस्तों, ये मापता है बैरोमीटर मापता है, जो कि एक वायुदाब मापी है। ठीक है, वायुदाब का दोस्तों जो घटना बढ़ना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे वायु का ताप कितना है, ऊंचाई के साथ वायु का जो घटती बढ़ती है और जलवाष्प की मात्रा बढ़ती घटती है, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है जो ग्रेविटेशनल होते हैं उसके द्वारा वायु दाब का दोस्तों घटना बढ़ता शामिल होता है। वायु दाब की पेटियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, जो हमारी वायु दाब है, जो ट्रेंड विंड है, वो सबसे ज्यादा इक्वेटर की तरफ फॉलो करती हैं। ठीक है, और इसका भी दोस्तों मतलब इसकी भी डायरेक्शन होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर तो क्लॉकवाइज होती है, और जो दोस्तों यहाँ पर आपको पोलर में दिखाई देगी ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको दिखाई देगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि जो आपका नॉर्थ पोल है उसमें आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी और जो हमारा सदर्न पोल है उसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ध्रुव होते हैं, जो हमारे पोल होते हैं,
वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो वायुदाब होती है उसमें सबसे ज़्यादा विकास होता है। मतलब यहाँ पर आपको जो पोल होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वायु प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर वायुदाब भी कम होगा। ठीक है, वायुदाब का मतलब होता है कि वहाँ पर जितना भी मतलब वायुदाब आपको देखने को मिलेगा, आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा तो आपका दोस्तों वहाँ पर वायुदाब कम होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो नॉर्थ पोल होते हैं, जो हमारी पृथ्वी का पोल होते हैं, वहाँ पर आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा और वायुदाब अधिक देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारी विंड होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। दोस्तों 3 प्रकार की विंड होती हैं। एक तो होती है परमानेंट विंड, एक होती है पीरियोडिक विंड, एक होती है लोकल विंड। अब दोस्तों परमानेंट विंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवने, और एक होती है दोस्तों वाटर लाइन पोलर विंड। ठीक है, अब वहीं दोस्तों अगर मैं पीरियोडिक विंड की बात करूं, इसमें मानसून विंड होती हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज होते हैं, माउंटेन एंड वैली ब्रीज होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों लोकल विंड जैसे चिन्यूक है, ये कहाँ पर पाई जाएगी, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। फॉन है, ब्लिजार्ड है, बोरा है, हम्बर्टन है, लिस्टल है, लू आपको दोस्तों भारत में देखने को मिलेगी। खामसिन है और नेदर है, ब्लैक फीडर है, ये सिराको है। ये दोस्तों कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो चिन्यूक है ये यूएसए के और कनाडा रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर चलती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये फॉन है ये आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल पर चलती है। सिरोका दोस्तों कहाँ पर है, यानी कि सिरोका कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो अफ्रीका होती है, मतलब वहाँ के दक्षिण के भूमंडलीय क्षेत्र की ओर ये चलती है। सिमोम कहाँ पर दोस्तों, सिमोम में दोस्तों सारा मरुस्थल और अरेबिया और हम्पटन कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, सारा मरुस्थल में। लू कहाँ पर मिलेगी दोस्तों आपको, भारत के महान मैदान के अंदर। ठीक है, और ब्रिक फिल्डर दोस्तों कहाँ पर मिलेगी आपको, ये मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। ये दोस्तों सारी की सारी जो धाराएं हैं ये हमारी विश्व की स्थानीय धाराएं हैं। अब दोस्तों जो पवन होती हैं संबंधित क्षेत्र होते हैं, जैसे मिस्टल है, बोरा है दोस्तों, बोरा भी आपको देखने को मिलेगी स्पेन और फ्रांस के पठारी क्षेत्र में। ठीक है, अब ये तो बात हुई दोस्तों विंड के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम है दोस्तों, यहाँ पर आपको इक्वेटर में देखने को मिलेगी। जो हमारी अक्षोभ सीमा है, यानी कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर है उसके सीमा के जो समीप होते हैं, अक्षोभ मंडल की ऊपरी परत पे समताप मंडल की निचली परतों में जो राजवी तरंगे हैं, यानी कि रोजवी तरंगे आपको इसको कह सकते हैं, वो भूक्षेपी यानी कि जियोस्ट्रोपिक विंड के समान पश्चिम से पूर्व की ओर वायुमंडल में अक्षोभ के रूप में होने वाले विसर्पण को यानी कि मेंडरिंग को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसको दोस्तों ये विसर्पण होता है, इसको ही जेट स्ट्रीम कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इक्वेटर के नजदीक होते हैं। मतलब जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके दोस्तों बीच का जो हिस्सा होता है वो जेट स्ट्रीम का ही माना जाता है। ये आपको पोलर की जेट स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही होगी, और ये जो सदर्न पोलर है इसकी जेट स्ट्रीम दिखाई दे रही होगी। ये है दोस्तों इंपोर्टेंट, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों जो सामान्यतः इसका संचरण होता है उत्तरी गोलार्ध में भी, और नॉर्थ जो सदर्न गोलार्ध है, यो इसका हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें 20 अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है, और दोस्तों वहीं जेट स्ट्रीम की जो स्थिति होती है और विस्तार होता है मौसम के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। ग्रीन में मतलब ग्रीस में अंदर दोस्तों, यानी कि गर्मियों के अंदर इसका जो खिसक जाती है, जैसे शीत के दक्षिण की ओर ये खिसक जाती है। ठीक है, तो ये कारण होता है दोस्तों, जब सर्दी और गर्मी होती है जेट स्ट्रीम का खिसकना लगता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जो हमारी पोलर फ्रंट होती हैं जैसे जेट स्ट्रीम। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें फ्रंट के बारे में। फ्रंट क्या होती है दोस्तों, जो हमारी गर्म हवा होती है और ठंडी हवा होती है, जहाँ पर जाके वो मिलती है तो वहाँ पर बादलों का बनना होता है, फिर वहीं पर वर्षा हो जाती है। ये है दोस्तों आपको वार्म एयर यानी कि गर्म हवा दिखाई दे रही होगी, और कोल्ड एयर। यहाँ पर दोस्तों जब ये मूव करती हैं एक दूसरे को तो ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, जो ठंडी हवा है वो नीचे जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको घर्षण देखने को मिलेगा, जिससे कि बादल का फॉर्मेशन है यानी कि क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये वर्षा। तो इसको कहा जाता है दोस्तों फ्रंट, यानी कि बतार्ग इसको हिंदी में कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है दोस्तों, आपसे कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया वार्म विंड, जब जो हमारी जो गर्म जो आपकी फ्रंट होती है वो सारे की हल्की होकर वायु की सक्रिय होकर ठंडी होकर ऊपर उठती है। तो ये कारण है दोस्तों जब इसको कोल्ड होता है और यहाँ पर क्लाउड होता है और यहाँ पर दोस्तों वर्षा होने लगती है। ठीक है, अब दोस्तों साइक्लोन की बात करते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं, एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रति चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। इसमें भी दोस्तों अंतर पाया जाता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कारक कहाँ से उत्पन्न हुए
और दोस्तों जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है यानी कि शेप कैसी है इनकी, टाइम ओरिजिन कब कब होता है और डायरेक्शन क्या क्या होती है, जो पिटिशन है वहाँ पर क्या होता है, नेमिंग कौन देता है, भविष्यवाणी कैसे की जाती है, फ्रंट क्या क्या होता है। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब बात दोस्तों एक एक करके करते हैं कि किस किस प्रकार के जो हमारे साइक्लोन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले तो मैं बात करता हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ये मूव होते हैं दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट होती है, और यही दोस्तों जो टेम्परेट होते हैं ये होते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये इफेक्ट करते हैं जो टेम्परेचर साइक्लोन होते हैं। ठीक है, एरिया उसके छोटे स्मॉलर को इसको एरिया को इफेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं यानी कि टेम्परेट चक्रवात होते हैं ये इफेक्ट करते हैं लार्ज एरिया को। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इनकी उत्पत्ति कहां पर होती है, कब कब होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो उत्पत्ति होती है वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में होती है, लेकिन इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है किनका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ठीक है दोस्तों, और इनका नाम कौन देता है, इनके नामकरण कौन करता है, इनका नाम होता है दोस्तों, जैसे आपको ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये दोस्तों जैसे हरिकेन है, टाइफोन है, फेलिन है और हुदहुद है। ठीक है, और आपको ये देखने को मिलेंगे इनका कोई जो टेम्परेचर साइक्लोन होते हैं इनका कोई नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जैसे आपको देखने को मिलता है, हमारे जो भारत है, भारत के नीचे आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर, और पूर्व में आपको देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में आपको देखने को मिलेगी अरब की खाड़ी। यहाँ पर दोस्तों आपको साइक्लोन कभी ना कभी देखने को मिलेंगे। उनको कहा जाता है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो क्या कहा जाता है, उसको साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे आपको टाइफून देखने को मिलेगा ये आपको जापान के ऊपर देखने को मिलेगा, फिलीपींस में इधर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों साइक्लोन आपको जो हरिकेन होते हैं ये आपको अमेरिका के ऊपर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये साइक्लोन होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो वायु का दाब है, वो केंद्र की तरफ ज्यादा होता है यानी कि चक्रवात के अंदर। लेकिन जो प्रतिचक्रवात होते हैं वो दोस्तों बाह्य वायुदाब सबसे ज्यादा होता है। इसी प्रकार से दोस्तों वायुदाब बढ़ता जाता है और इसमें वायुदाब अंदर की ओर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रतिचक्रवात होता है और जो चक्रवात होता है कि किस प्रकार का उसका वायुदाब होता है, क्या वो अंदर की ओर बढ़ता है या बाहर की ओर बढ़ता है। तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फिगर है, इसको आपको ध्यान रखना है, और इसी से आपका जो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है वो सारा का सारा इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, H2O है, CO2 है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्रम वाइज भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर जो गैसेज होती हैं उनका कितना उनका हिस्सा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों जो वोल्केनो इरप्शन होता है इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करने का जो काम करती है, वोल्केनो भी करती है, बायोस्फीयर भी करती है। ठीक है, ये सब की सभी बातें दोस्तों आपको इसमें दिखाई दे रही होगी हमारे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं दोस्तों कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन दोस्तों कब होता है, जो हमारे एवेपोरेशन होता है हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप पड़ता है तो वहां पर एवेपोरेशन होता है, मतलब जो भाप बन के ऊपर उठती है हवाएं वहां पर जाकर एक वातावरण पर आकर ठंडी हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल पे जो वायुमंडल का ट्रोपोस्फेयर है उसमें जो ताप में कमी आती है, तो वो दोस्तों क्या कमी होती है, वो कमी होती है कंडेंसेशन। इसका मतलब जब वहां पर बादलों का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऊपर जाकर दोस्तों तापमान के अंदर जब वृद्धि होती है तो ये जो वायु होती है ये ऊपर जाकर जम जाती है, जैसे बादल बनते देखते होंगे। ठीक है, फिर दोस्तों प्रेसिपिटेशन होता है, ये नीचे आके फिर वापस रेनफॉल होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें फॉरेस्ट के बारे में कि किस किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और कहां कहां पर वो पाए जाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों इसमें टुंड्रा के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम ये जो टुंड्रा होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर दोस्तों वर्षा कम होती है, सोइल बहुत हल्की होती है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बर्फ अधिक पड़ती है, ये यहाँ पर टुंड्रा के वन पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉरेल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहां पर दोस्तों आपको नीचे डिग्री के आप नीचे आते जाएंगे, ये कहां पर अक्षांश पर मिलेंगे, लगभग 66 से 66.5 से लेके ऊपर पोल तक ये आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके नीचे आप
आते जाइए ऐसे ही आपको जो जोन है ये नीचे आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं और आपको सेरिपल डेजर्ट, आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, और जो आपको इक्वेटर के दोस्तों आसपास सबसे ज़्यादा आपको ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो हमारे वन हैं वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों नीम है, और आपको देखने को मिलेगा शीशम है। ये दोस्तों ट्रॉपिकल कुछ उदाहरण है। जैसे आपको आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे चेस्टनट है, ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने वो सभी बातें कवर की हैं जो क्लाइमेटोलॉजी से आपसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपके लिए ओशनोग्राफी को डिस्कस करूंगा, जिससे भी आपके समुद्र विज्ञान से जो भी इशू रिलेटेड है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।